Hello everybody, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Nirita Jaiswal. Today I will discuss culpable homicide and essential elements of culpable homicide and cases of culpable homicide and illustration of culpable homicide. तो यहाँ हम लोग कल्पेबल होमिसाइड के जितने भी टॉपिक हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पिछले वीडियो को देख लेंगे क्योंकि मैंने जितने ऑल टॉट्स हैं एंड जो बेसिक्स लॉस हैं उसको मैंने कंप्लीट करा दी हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईपीसी का सेक्शन नंबर 299। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ मैंने लिखी होंगी होमिसाइड्स। होमिसाइड्स मीन्स मानव वध होता है। मानव वध क्या होता है? एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना, हत्या कर देना ही आपका मानव वध होता है। तो यहाँ पर मैंने दो टाइप्स लिखे हैं कि एक लॉफुल आपका होमिसाइड होता है एंड अनलॉफुल होमिसाइड होता है। लॉफुल होमिसाइड एंड अनलॉफुल होमिसाइड को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि होमिसाइड का मीन्स क्या होता है। आपको पता होगा कि जैसे मानव को साइंस में होमोसेपियंस बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि होम जैसे वर्ड है। होम मीन्स हो जाता है मानव एंड साइड मीन्स होती है वध करना या काटना। ओके, तो क्या हुआ कि मानव का वध करना ही आपका मानव वध कहलाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम लोग चलेंगे इसके टाइप्स की ओर। आपको पता होगा कि बोला गया है कि मानव वध जो है लॉफुल या अनलॉफुल दोनों तरीके का होता है। अब हम लोग चलते हैं लॉफुल के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स होता है, जस्टिफिएबल होमिसाइड एंड एक्सक्यूसेबल होमिसाइड। जस्टिफिएबल होमिसाइड के अंतर्गत आपका यहाँ मैंने सेक्शन लिख दी हूँ, सेक्शन 76, सेक्शन 77 आपको मैं डिस्क्राइब करके बता देती हूँ कि सेक्शन 76 में आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, 77 में न्यायाधीश के द्वारा दिया गया निर्णय है, आपका 78 के अंतर्गत आपके आ जाते हैं न्यायालय का आदेश या उसके अनुसार किया गया कार्य। 79 में आपका जस्टिफाइड बाय लॉ हो जाता है एंड जस्टिफाइड बाय लॉ, बाउंडेड बाय लॉ एंड 81 के अंतर्गत आपके आ जाते हैं कोई भी आपराधिक आशय के बिना किया गया हानि एंड 100 से लेकर 103 तक आपको पता होगा कि प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो उसे हम लोग जस्टिफिएबल होमिसाइड के अंतर्गत ला सकते हैं। वो कोर्ट का काम होता है कि आपको सजा का प्रावधान करे या ना करे। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि इसे जैसे कि जस्टिफिएबल होमिसाइड को हम लोग कह सकते हैं कि न्यायानुमत जो वध कहा जाए उसे हम लोग कह सकते हैं। एंड एक्सक्यूसेबल होमिसाइड, एक्सक्यूसेबल होमिसाइड मीन्स होती है कि क्षम्य योग्य वध। यहाँ पर क्षम्य योग्य वध के अंतर्गत आपका सेक्शन 82 से लेके 88 तक 80 के अंतर्गत क्या डिस्क्राइब किया गया है? 80 के अंतर्गत आपका डिस्क्राइब किया गया है कि एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट। इसके ऊपर मैंने वीडियो कंप्लीट कर दी हूँ, आप चाहे तो उसे आईपीसी के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 82 से लेके 88 तक जैसे कि आपका हो जाता है कि कोई भी 7 ईयर से कम उम्र के बच्चे के द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है, किसी की हत्या की जाती है तो वो क्षम्य योग्य होता है, या फिर 12 वर्ष के अंतर्गत कोई भी अपराध किया जाता है तो वो भी क्षम्य योग्य होता है। क्षम्य योग्य नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि उसका इंटेंशन देखेगा, लेकिन 82 के अंतर्गत तो वो क्षमा योग्य होता है। एंड 88 में किसी भी पागल के द्वारा किसी की हत्या की जाती है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं 82 से लेके 88 तक। एंड यहाँ पर 92 को भी बताया गया है। 92 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ऑपरेशन की आवश्यकता है तो बिना सम्मति के ऑपरेशन करता है, डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो डॉक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्षमा योग्य आपका सेक्शन के अंतर्गत आ जाता है, होमिसाइड के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ हम लोग ने जस्टिफिएबल होमिसाइड एंड एक्सक्यूसेबल होमिसाइड को समझ लिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्शन आते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये सब लॉफुल होमिसाइड है। ओके,
अब हम लोग चलते हैं अनलॉफुल होमिसाइड की तरफ, जो विधि विरुद्ध कहा जाए, विधि विरुद्ध मानव वध कहा जाए। तो इसके अंतर्गत आता है आपका 2 पॉइंट आते हैं, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड जो है सेक्शन 299 में डिफाइन किया गया है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मर्डर को जो है 300 में डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग कल समझेंगे। ओके, तो अभी हम लोग 299 को डिस्कशन कर लेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग 300 को डिस्कशन कर लेंगे, एंड फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग 299 एंड 300 के बीच में हम लोग डिफरेंस समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ मैंने बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाई हूँ, तो इससे क्या होता है, डायग्राम से लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो यहाँ हम लोग चल रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड के बारे में जान लेते हैं। तो एक केस था, एक केस के द्वारा बताया गया था कि, यहाँ मैं आपको एक केस को बता दे रही हूँ, एक केस के द्वारा बताया गया था कि जैसे कि जस्टिस सरफुद्दीन ने रियाज उद्दीन शेख वर्सेस एम्परर 1910। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से केस के अंतर्गत ऐसा बोला गया है। तो जस्टिस सरफुद्दीन ने कहा है कि प्रत्येक हत्या जो है कल्पेबल होमिसाइड हो सकती है, प्रत्येक मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। ओके, प्रत्येक मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड जो है, प्रत्येक कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर जो है नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ क्लियर है? तो आपने केस भी आपने नोट आउट कर लिए होंगे, और जस्टिस सरफुद्दीन के द्वारा ये चीज कहा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे आप नोट आउट कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग कल्पेबल होमिसाइड, जिसे हम लोग कहा जाता है कि हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध। ओके, आपराधिक मानव वध कहा जाता है। तो इसेंशियल एलिमेंट से सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पर 3 इसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और थर्ड एक्ट के अंतर्गत 3 पॉइंट और दिए गए हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर कहा है दैट डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग मीन्स की मानव की मृत्यु के अंतर्गत, जैसे कि आपका यहाँ पर बोला है कि जब मैं मानव वध के बारे में डेफिनेशन दे रही थी, तो उस समय मैंने बताई थी कि कोई भी मानव के द्वारा किसी भी मानव की हत्या करना ही मानव वध कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर मानव की हत्या होनी चाहिए, कोई भी जीव जंतु पक्षी ये सब का हत्या नहीं मानव वध कहलाएगा। तो यहाँ पर मानव की हत्या ही मानव वध कहलाती है। अब यहाँ पर एक बात और बात आती है कि जैसे कि गर्भ में कोई शिशु है, जैसे कि गर्भ में कोई शिशु है, तो क्या वो मानव वध का अपराध कहलाएगा? नो। अगर कोई भी गर्भ में कोई भी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो वो मानव वध के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन गर्भ से जैसे ही वो बाहर निकल जाता है, या फिर उसके एक पार्ट भी क्यों ना बाहर आया हो, एक पार्ट मीन्स उंगली भी क्यों ना बाहर आया हो, तो अगर आप उसकी हत्या कर देते हैं तो वो जो है मानव वध के अंतर्गत आता है, भले ही उसने सांस लिया है कि नहीं लिया है। यह इलस्ट्रेशन आपका थॉट के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ओके, तो यहाँ आपने फर्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट्स है उसको समझ लिया, एंड सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट्स है आपका एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन मीन्स होती है कार्यलोप। कार्यलोप मीन्स कि आपके द्वारा कोई चूक, जिसे हम कहा जाए चूक, जैसे कि आप किसी बच्चे को खाना नहीं देते हैं, खाना नहीं देने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वो आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा, ऑफकोर्स आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई कैदी जो है जेल के अंदर बंद है, और कोई भी जेलर जो है उसको खाना नहीं देता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपने चूक किया, कार्यलोप किया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या फिर आप क्या करते हैं, पानी में किसी को डाल देते हैं और वो छटपटाते रहता है, लेकिन आप उसे बाहर नहीं निकालते, तो ये भी आपराधिक मानव वध की कोटि में आएगा, क्योंकि आपने क्या किया कि एक तरीके से कहा जाए कि कार्यलोप किया है, एक्ट और ओमिशन किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामों में, या PCSJ या फिर APO के एग्जाम में पूछा जाता है। आई थिंक UP APO के एग्जाम में अभी पूछा गया था, और बिहार में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो आपका गर्भ में किसी बच्चे की मृत्यु जो है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि किसी भी भिखारी को
आप क्या करते हैं कि कोई भिखारी आपके घर के सामने जैसे कि मांगता है कि मुझे कुछ है क्या, दे दीजिए खाने को, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है उस भिखारी को खाना नहीं देते हैं। मीन्स कि कुछ नहीं रहता है तो आप कुछ नहीं देते हैं उसे, और क्या करता है कि वो 2-4 दिन से भूखा रहता है और वो वहीं के वहीं मर जाता है। तो क्या आप उसे खाना नहीं देते हैं, मीन्स एक्ट और ओमिशन करते हैं, मीन्स कार्यलोप करते हैं, तो क्या आप उस समय रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे? क्योंकि आपका ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वह व्यक्ति मर जाए। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि आप आपराधिक मानववध के दोषी हैं। ओके, ये नहीं कहा जा सकता है कि आप आपराधिक मानववध के दोषी हैं। मीन्स कि अगर कोई भी भिखारी अगर आपके दर पे मांगने जाता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप दो, लेकिन आप अगर वो मर जाता है तो आप इसके लिए लाइबल नहीं होंगे। ओके, तो आपने जो है कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा नहीं कि आपराधिक मानववध में आप टिक लगा देंगे, कोई आपने अपराध नहीं किया है। ओके, अगर आप किसी भिखारी को भोजन नहीं देते हैं, भोजन नहीं देने के कारण उस भिखारी की मृत्यु हो जाती है, तो आप इसके लिए लाइबल नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पर थर्ड जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, एक्ट मीन्स होता है कार्य। कार्य के अंतर्गत 3 पॉइंट आते हैं। 3 पॉइंट पे मैंने यहाँ पर ABC लिखी हूँ। इसके अंतर्गत मैंने इंपॉर्टेंट केसेस भी लिखी हूँ, और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पर ए जो है आपका क्रिमिनल इंटेंशन के बारे में बोलता है मीन्स कि आपराधिक जो आपका मना स्थिति है उसके बारे में इसने बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग एक यहाँ पर आपके इंटेंशन के बारे में बताता है कि आपकी जो इंटेंशन है वो आपराधिक होनी चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर एक केस है गणेश दुबे, ये इंपॉर्टेंट केस है। गणेश दुबे 1879 कोलकाता 351 के केस में क्या था कि एक सपेरा था, यहाँ मैंने डायग्राम बनाई हूँ। एक सपेरा था, सपेरा ने क्या किया कि उसने क्या किया कि सपेरा, आप जानते ही होंगे कि कोई गांव है या फिर कुछ छोटे छोटे कस्बे में क्या होते हैं कि सपेरा जो है सांप दिखाने के लिए आते हैं कि देखो मेरा सांप कितना अच्छा डांस करता है, कितना अच्छा दिखता है। तो लोग क्या है कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है सांप देखने के लिए। तो भीड़ जो है उस सपेरे के सामने इकट्ठा थी। उसने क्या करता है कि अपना कर्तव्य जो है सपेरा जो है दिखा रहा होता है। अपने कला और कौशल को दिखाने के लिए सपेरा जो है इतना उत्प्रेरित हो जाता है कि उसने क्या किया कि उस सांप को उठाकर एक दर्शक जो देख रहे थे उसके ऊपर डाल देता है। उसके ऊपर जब सांप डाल देता है तो आपको पता है कि अगर आप जो है देख रहे हो और आपके ऊपर कोई सांप डाल देता है तो आप घबरा जाओगे। उस व्यक्ति जो है दर्शक जो है घबरा जाता है और सांप को जैसे ही वो अपने गले से उतार कर अलग फेंकने के लिए जाता है वैसे ही उसको काट देता है। ओके, काट देता है। तो यही किया था कि उसने जो सांप से क्या किया था कि विष को नहीं निकाला था, और विष नहीं निकाला था और जानता था कि विष जो है मैं नहीं निकाला हूँ, लेकिन फिर भी उसने दर्शक के ऊपर सांप को फेंक देता है और सांप जो है उसको काट देता है, जिसकी वजह से उस दर्शक की मृत्यु हो जाती है। तो वह क्या सपेरा जो है लाइबल होगा? क्या वो सपेरा लाइबल होगा? तो इसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, एंड इसका आंसर जो है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। मर्डर के अंतर्गत, मर्डर का जो वीडियो बनाऊंगी उसके अंतर्गत मैं आपको इसका आंसर दूंगी। तो क्या सपेरा को लाइबल माना जाएगा? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं एक्ट का सेकेंड जो पॉइंट है, लाइकली टू कॉज मीन्स की मृत्यु होने की संभाव्यता। यहाँ पर बात करता है, इसके अंतर्गत एक केस आता है। केस है आपका सुमेर सिंह 1941 के केस में OWN 791 के अंतर्गत एक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का मैंने बी की खोपड़ी बना दी है। बी की खोपड़ी मीन्स समझ रहे हो सर? आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं। अगर उस नाजुक जो है पार्ट के ऊपर अगर प्रहार किया जाए तो व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु होना जो है संभावित है। तो यहाँ पर क्या होती है कि वह व्यक्ति जो है क्या किया, ए ने क्या किया कि बी की खोपड़ी पर इस तरीके से वार किया कि यहाँ पर मृत्यु होने की संभावना एकदम निश्चित थी कि वह व्यक्ति जो है मृत्यु हो ही जाएगी। अब क्या किया कि ए ने बी की खोपड़ी पर इस तरीके से प्रहार किया और वह व्यक्ति जो है मर गया।
तो यहाँ पर जस्टिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि ए जो है आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा, क्योंकि आप ऐसा हर्ट दिए, ऐसी उपहति दिए जिसके कारण बी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जिसके अंतर्गत आप किसी को मारते हैं या किसी को प्रहार करते हैं तो वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे किसी की खोपड़ी के मारे में, किसी के सर पे मारते हो या किसी को गला दबाते हो तो ऑफकोर्स वह व्यक्ति जो है मरेगा ही मरेगा। तो यहाँ पर आपका इंटेंशन देखता है कि आपने किस जगह पर आपने वार किया है। अगर किसी को आप हाथ में मारते हो तो हाथ टूटेगा बट आपकी बॉडी काम करेगी, पैर पे मारते हो तो पैर टूटेगा बट आपकी बॉडी काम करेगी। लेकिन अगर आप किसी के सर पे मारते हैं या किसी का गला दबाते हैं तो इस तरीके के पिक पॉइंट जो होते हैं, इस तरीके के जो नाजुक पॉइंट होते हैं, या फिर आप किसी के जो बॉडी है, छाती है, उस पे मारते हैं तो क्या होता है कि वहाँ की जो प्लीहा होती है वो अगर डैमेज हो जाती है तो यहाँ पर कहा जाएगा कि इस तरीके का वार जो है, इस तरीके का प्रहार जो है, आप जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट जो है यहाँ पर अंदाजा लगा लेगा कि आपका इंटेंशन जो है मारने का था। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं जो सी पॉइंट है, विथ नॉलेज। यहाँ पर ज्ञान की बात कही गई है। 299 के अंतर्गत ज्ञान की बात कही गई है एंड 300 मर्डर के अंतर्गत भी ज्ञान की बात कही गई है। नॉलेज, यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मीन्स कि ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान, आपको ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि आप जो ऐसा कार्य कर रहे हो तो मृत्यु होना ही होना है। यहाँ पर ज्ञान का वर्ड जो है इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है। ज्ञान जो है बहुत पावरफुल वर्ड है। मीन्स वह जो कार्य कर रहा है उसको पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये ज्ञान का बात के बारे में तो हम लोग जानते हैं। इस केस के अंतर्गत हम लोग ज्ञान को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक लड़की की डायग्राम बनाई हूँ। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर सा फ्रॉक पहने हुई लड़की है। तो यहाँ आप हंसिए मत। तो क्या होता है कि जमालुद्दीन 1892 का केस है ये। इसमें क्या होता है कि जो एक लड़की थी, पहले के ज़माने में आप जानते थे कि लोग क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है बीमार भी पड़ता था, कोई भी व्यक्ति जो है किसी की फीवर भी होती थी, तबीयत खराब भी होती थी, तो लोग क्या करते थे कि ओझा के पास लेके जाते थे कि ये व्यक्ति को भूत आ गया है, प्रेत आत्मा आ गई है। तो इस लड़की को क्या हुआ, हो सकता है कि तबीयत खराब हो या हो सकता है कि कुछ हो, तो इस लड़की को क्या किया गया कि ओझा के पास ले जाया गया कि इसको प्रेत आत्मा है, इसको भूत आत्मा जो है चढ़ी हुई है, तो आप इसे झाड़ दीजिए। पहले के ज़माने में आपको पता है कि ये 1892 का केस है। अब तो झाड़ फूक अब ज़्यादा होते नहीं है। तो यहाँ पर इस लड़की को ले जाया गया ओझा के पास और ओझा के द्वारा उसको प्रेत आत्मा उतारने के लिए क्या किया गया, इतना पीटा गया, इतना पीटा गया, इतना पीटा गया कि यह लड़की की है मृत्यु हो जाती है। यह लड़की की मृत्यु हो जाती है, इतना पीटा गया। आप भाई 2-4 थप्पड़ मारते हो तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। अब उसे आप डंडा से मारे जा रहे हैं, उसको इतना मारे जा रहे हैं जिसकी वजह से वह लड़की की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो ओझा होगा आपराधिक मानव वध का दोषी होगा, क्योंकि आप जो है यहाँ पर आपको नॉलेज है कि आप ऐसा कार्य कर रहे हो कि जिसके कारण उस लड़की की मृत्यु हो सकती है। भूत तो भागेगा नहीं, प्रेत आत्मा तो भागेगी नहीं, लेकिन लड़की जो है मर जाएगी। तो यहाँ पर ओझा को कल्पेबल होमिसाइड के लिए, आपराधिक मानव वध के लिए दोषी माना गया। यहाँ पर हम लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड के जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स थे एंड उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट केसेस थे उसको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण एंड आपका इलस्ट्रेशन को डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जरूर देखेंगे इसे। तो सबसे फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है, आपराधिक मानव वध के अंतर्गत बॉडली इन्फॉर्मिटी एंड इंजरी, विकार रोग, अंग शिथिलता। जैसे कि कोई भी व्यक्ति को पहले से पता है कि वह व्यक्ति को के जो उस पार्ट है वो नाजुक है, मीन्स अंग शिथिल है उसका, लेकिन फिर भी उसी जगह पर हम चोट पहुंचाते हैं जहां पर वह हिस्सा जो है नाजुक है, उसी हिस्से पर चोट पहुंचाते हैं, तो जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जो है वह व्यक्ति जो है आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में यही चीज कहा गया है। एंड सेकेंड है आपका प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। मीन्स होती है कि उचित उपचार,
यहाँ पर केस डेविस का केस है। यहाँ पर 1883 के अंतर्गत एक केस था जिसमें डेविस को एक व्यक्ति के द्वारा इतना मारा गया कि वह व्यक्ति जो है हॉस्पिटलाइज हो जाता है। हॉस्पिटलाइज जब हो जाता है तो फिर इसके बाद में उसको क्लोरोफॉर्म की दवा को सुंघाई जाती है कि डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो उन लोग ने सोचा कि क्यों ना क्लोरोफॉर्म की दवा को दिया जाए, सुंघाया जाए, जिससे वह व्यक्ति जो है ठीक हो सके। लेकिन क्या होती है, क्लोरोफॉर्म की दवा उसको जैसे ही सुंघाया जाता है उसको साइड इफेक्ट कर जाता है और वह व्यक्ति जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कौन पनिशेबल होगा? डॉक्टर पनिशेबल होगा कि वह व्यक्ति जिसने मारा था वह पनिशेबल होगा? तो यहाँ पर वह पनिशेबल होगा जिस व्यक्ति ने उसको मारा था, ना कि डॉक्टर पनिशेबल होगा। क्योंकि डॉक्टर का इंटेंशन रहता है कि कैसे भी करके किसी भी जो मरीज है उसको बचाया जाए। इसको बताई हूँ मैं कि सेक्शन 92 के अंतर्गत डॉक्टर जो है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन के किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जो मरीज है उसकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी जो दवा है साइड इफेक्ट कर जाती है तो इसमें डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वह व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसने उसको चोट पहुंचाई है, जिसने उसको मारा है। ओके, तो यहाँ आपने सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है उसको आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, इसलिए इसे ध्यान से समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है PCSJ हो गए, चाहे आपके APO हो गए, चाहे एंट्रेंस एग्जाम है, उससे यह क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बोला है कि मदर्स वॉर्म इज नॉट होमिसाइड, मीन्स कि गर्भ में किसी शिशु की मृत्यु होती है तो उसे हम लोग कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत नहीं रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक लेडी का यहाँ पर डायग्राम बनाई हूँ और यह महिला जो है प्रेग्नेंट महिला है और उसके गर्भ के अंदर एक बच्चा रहता है, मीन्स शिशु रहता है। अगर वो गर्भ के अंदर है और गर्भ के अंदर उस शिशु की मृत्यु कारित की जाती है तो वो आपराधिक मानव वध के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उस शिशु का कोई भी अंग जो है बाहर निकल गया है, कोई भी अंग, चाहे उसकी फिंगर हो, चाहे उसका हैंड हो, चाहे उसका लेग हो, एक पार्ट भी अगर बाहर निकल आया है और इसके बाद अगर उसकी मृत्यु कारित की जाती है तो वो आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा। ओके, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ वह बच्चा जो है सांस लिया है या नहीं लिया है ये मैटर नहीं करता है। एक अंग भी अगर बाहर निकल जाता है तो अगर आप उसकी मृत्यु करते हैं, हत्या करते हैं, तो यहाँ पर माना जाएगा आपका 299 के अंतर्गत जो एक्सप्लेनेशन थर्ड के अंतर्गत आपका मानव वध हो जाएगा। ओके, मीन्स की आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा। लेकिन गर्भ के अंदर किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो वो आपराधिक मानव वध के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पर गर्भ में अगर किसी शिशु की मृत्यु कारित की जाती है तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगी कि सेक्शन 312 टू 318 तक यहाँ पर इसे पनिशेबल माना गया है, आपराधिक माना गया है, अपराध माना गया है। तो यहाँ आपने जो एक्सप्लेनेशन है, जो स्पष्टीकरण है, उसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन, दृष्टांत क्या क्या चीज़ है, इसको भी बहुत जानना जरूरी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है गड्ढे पर लकड़ियाँ करके कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग इस प्रकार जो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई हूँ उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो ए व्यक्ति है उसके द्वारा इस तरीके का गड्ढा बनाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आए तो गड्ढे में गिरे तो ऑफकोर्स उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। उसने ऐसा इंटेंशन रखते हुए वह गड्ढा बनाता है रोड पर और इसके बाद रोड के ऊपर गड्ढा बनाता है और वो क्या करता है, ऊपर से लकड़ी और घास को रख देता है ताकि किसी को पता ना चले। और बी सोचता है कि यह समतल जमीन है, मीन्स एक जिस तरीके का जो लैंड होता है वो सामान्य लैंड है, और वो क्या करता है, बी है, चलते चलते यहाँ पर आ जाता है और आता है, जैसे ही यहाँ पर कदम रखता है वैसे ही वो नीचे गिर जाता है। और गिर तो जाता है, इसके साथ साथ उसकी पैर हाथ तो टूटती है, साथ साथ में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर कौन पनिशेबल होगा? ऑफकोर्स ए पनिशेबल होगा, क्योंकि उसने ऐसा इंटेंशन रखते हुए गड्ढा खोदा था कि व्यक्ति आएगा और उस ऐसा लगे कि वो समतल भूमि है और वो जैसे ही पैर रखेगा वो मर ही जाएगा। तो यहाँ पर ए जो है आपराधिक मानव वध के लिए पनिशेबल होगा। अब यहाँ पर सेकंड जो आपका इलस्ट्रेशन है, इसके अंतर्गत सेकंड जो पॉइंट है झाड़ी के पीछे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि झाड़ी के पीछे जो है झाड़ी के पीछे जो है ए व्यक्ति रहता है, ए व्यक्ति जो है झाड़ी के पीछे है। ओके, अब यहाँ पर बी क्या करता है, सी को इंस्टिगेट करता है, मीन्स कहता है कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, जबकि बी जानता है कि ए जो है झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन सी क्या कहता है कि बी क्या कहता है कि तुम इसको तुम इधर झाड़ी के पीछे कोई नहीं है, तुम मारो, गोली चलाओ। और क्या करता है कि सी क्या करता है कि सी जो है गोली चला देता है, जिसके कारण ए की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पर सी गोली चलाई, लेकिन उसको उत्प्रेरित कौन किया, बी किया। तो क्या सी रिस्पॉन्सिबल होगा कि बी रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। सी रिस्पॉन्सिबल होगा कि बी रिस्पॉन्सिबल होगा, बी रिस्पॉन्सिबल होगा। बी इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसने उसको उत्प्रेरित किया, जबकि वो जानता था कि झाड़ी के पीछे ए है। सी का इंटेंशन ऐसा नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स आपका हो जाता है आपका इंटेंशन। तो यहाँ पर जो सी का इंटेंशन ऐसा नहीं था, बी का इंटेंशन था कि झाड़ी के पीछे ए है, लेकिन उसको बताया नहीं सी को और गोली चला दी। तो यहाँ सी लाइबल नहीं होगा, बी लाइबल होगा, क्योंकि बी ने उसको उत्प्रेरित करके सी से गोली चलवाई थी। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं थर्ड, मुर्गी को मारना। थर्ड जो है यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मीन्स कि एक व्यक्ति क्या करता है कि उसको लगता है कि वो क्या करता है, वो सोचता है कि ये झाड़ी है, वो सोचता है कि झाड़ी के पीछे जो है मुर्गी है। ओके, मुर्गी है। और ए सोचता है कि झाड़ी के पीछे है, झाड़ी के पीछे मुर्गी को मारने के लिए और चुराने के आशय से वो गोली चलाता है। ओके, लेकिन पीछे बी छुपा रहता है, बी जो है छुपा रहता है, जबकि मुर्गी नहीं छुपी रहती है। मुर्गा जो है नहीं छुपा रहता है, बी छुपा रहता है। अब क्या होता है कि ए गोली क्या किस आशय से चलाया, किस इंटेंशन से चलाया, मुर्गी को मारने के इंटेंशन से, न कि बी को मारने के इंटेंशन से। तो मैंने इस जो इलस्ट्रेशन में बताई थी आपको कि जो आपका इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताई थी कि इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ए का इंटेंशन जो है मुर्गे को मारना था, न कि बी को मारना। तो यहाँ पर ये जो ए जो है आपराधिक मानव वध के लिए दोषी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ आपने जो जितने भी इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन से 3 इलस्ट्रेशन उसको आपने समझ लिया, एंड एक्सप्लेनेशन जो थे 3 उसको भी आपने समझ लिया। एंड आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए पनिशमेंट जो है सेक्शन 304 के अंतर्गत पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। यहाँ मैंने नोट आउट कर दी हूँ। तो मैंने यहाँ पर गणेश दुबे के अंतर्गत सपेरा के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो व्यक्ति जो है आपराधिक मानववध के लिए लाइबल होगा, तो इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड मैं कैसा वीडियो बनाती हूँ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड अप्रिशिएशन मिलता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।